पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में कुछ पढ़ा था। उसमें क्या था कि जब कुछ विशेष प्रकार के धातु के सतह पर विकिरण या प्रकाश आपतित होते हैं, गिरते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए ये हम लोगों ने सीखा था कि प्रकाश को माना गया कैसा, या विकिरण को कैसा माना गया। तो ये माना गया कि विकिरण या प्रकाश मतलब रेडिएशन किस चीज से बना है। तो ये बना है एनर्जी पैकेट से, ऊर्जा पैकेट से, जिसको बोलते हैं फोटोन। किसी फोटोन के बारे में या ऊर्जा पैकेट के बारे में ये समझना है कि फोटोन का मतलब ऊर्जा पैकेट। विकिरण पड़ा तो इसके साथ समझिए कि ढेर सा फोटोन आया। एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर लिखते हैं। फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर या इसके तरंगदैर्घ्य पर। तो E बराबर लिखते हैं H इंटू न्यू, जहां न्यू इसकी आवृत्ति है। इस पर बात हुआ ये कि जिसकी आवृत्ति, जिस विकिरण की आवृत्ति अधिक होगी उसके लिए फोटोन की ऊर्जा अधिक होगी। फिर तरंगदैर्घ्य के साथ रिलेशन ये लिखे थे कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं C बाई लैम्डा। तो तरंगदैर्घ्य के पद में फोटोन की ऊर्जा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब यहाँ देखिए कि लैम्डा के साथ उल्टा रिलेशन हो गया कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो E का मान कम होगा, मतलब फोटोन की ऊर्जा कम होगी, और अगर लैम्डा का मान कम हो तो फोटोन की ऊर्जा अधिक होगी। अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में क्या था बात, वो जरा देखिए। एक कांच की ये नली है, एक तरफ प्रकाश वैद्युत धातु लगाएं जिस पर विकिरण पड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड C, या उत्सर्जक बोलते हैं, उत्सर्जक प्लेट, इमीटर। और दूसरे तरफ एक और धातु का प्लेट लगाते हैं जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। इसको बोलते हैं संग्राहक प्लेट, या इसका नाम बोलते हैं A। दोनों प्लेट के बीच में हम लोग विभवांतर लगाते हैं। विभवांतर लगाने का दो तरीका। पहला तो ये देखिए कि C, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऋण आवेशित कण है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाना चाहिए, तभी परिपथ पूरा होगा और इससे धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसा करने के लिए हम लोग इसको उच्च विभव पर रखते हैं। A प्लेट को, कलेक्टर को, संग्राहक प्लेट को उच्च विभव पर रखते हैं। किसकी तुलना में? तो उत्सर्जक प्लेट की तुलना में। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग सेल के धन ध्रुव से जोड़ दें और इसको सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दें। ये दो सेल हम लोग लगाए हैं और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिए, धारा प्रवाहित होगा तो ये माप लेंगे। अब देखिए कि एनोड उच्च विभव पर है, हाई वोल्टेज पर है इसके कंपैरिजन में। या इसको और ऐसे समझिए कि A का विभव, प्लेट A का विभव ज्यादा है प्लेट C के विभव से। तो आप क्षेत्र की दिशा अगर इसके बीच में समझ लेते हैं तो ये काम और आसान हो जाएगा। तो A का विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है, मतलब इधर से आप इधर आएंगे, इधर से आप इस साइड चलेंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। उसका कारण है ये सेल का दो ध्रुव, कि A को हम लोग जोड़े हैं सेल के धन ध्रुव से और C को जोड़े हैं सेल के ऋण ध्रुव से। तो ये उच्च विभव पर हुआ, ये निम्न विभव पर हुआ। तो आप A से C की ओर चलेंगे तो विभव का मान घटेगा, और क्षेत्र की दिशा में चलने से विभव का मान घटता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्लेट में मैंने A और C के लिए क्षेत्र की दिशा A से C की ओर है। यह विद्युतीय क्षेत्र हुआ। अब विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। मतलब अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो इस क्षेत्र के कारण इस पर दाईं ओर बल लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी होगा आगे की ओर चलने की, मतलब इस प्लेट पर पहुंचने की। अगर हम लोग ऐसा सेल नहीं लगाते, मतलब कोई क्षेत्र नहीं लगाते,
कोई सेल नहीं लगाते, क्षेत्र नहीं लगाते, इसका मतलब हुआ कोई विभवांतर नहीं है, हम लोग इस दोनों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, या कोई सेल का उपयोग नहीं करते, सीधा ऐसा फिगर बनाते हैं कि प्रकाश वैद्युत धातु का ये है ही और इधर कलेक्टर लगा दिए हैं और इसको अमीटर से जोड़ते हैं। तब क्या सिचुएशन होता है जरा समझिए। तब होता ये कि इस पर विकिरण पड़ता, सी पर प्रकाश आता, इलेक्ट्रॉन निकलता, और अगर इलेक्ट्रॉन जो फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करता है, इसकी ऊर्जा इसके कार्यफलन से अधिक होती तो इलेक्ट्रॉन निकलता तो अपने साथ फिर इसका कुछ गतिज ऊर्जा भी रहता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इस प्लेट तक पहुंचने का कोई कारण नहीं रहता, कोई रीजन नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो इसी प्लेट पर पहुंचे। हाँ, ये हो सकता है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें से एक आध दो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, लेकिन कोई रीजन नहीं है कि क्यों पहुंच जाए, इसका कोई रीजन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचाने के लिए, मतलब परिपथ पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो धारा हम लोग उल्टा दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए, परिपथ को कंप्लीट होने के लिए, धारा प्रवाहित होने के लिए जरूरी है कि इसको हम लोग हायर पोटेंशियल पर रखें। उच्च विभव पर रखने से क्या होगा कि क्षेत्र बन जाएगा दोनों के बीच में, क्षेत्र की दिशा ए से सी की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन के पास कारण हो गया कि जिस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना शुरू करेगा। तो ऐसा तब होगा जब हम लोग प्लेट ए को हायर पोटेंशियल पर रखेंगे और प्लेट सी को लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे, और इसमें दो सेल, 2 या 3 लगा सकते हैं ऐसा, माइनस प्लस इस तरह से। चलिए, तो अब हो गया बात कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो इस प्लेट पर पहुंच जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो धारा प्रवाहित हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इसके विपरीत दिशा में धारा दिखाएंगे, तो आप समझते हैं कि सेल के धन ध्रुव से धारा चल रहा है, वो धारा ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब है कि इस दोनों प्लेट के बीच में जो हम लोग विभवांतर लगाए हैं वो भी है। अगर हम लोग भी का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो क्या होगा। तो देखिए, भी का मान बढ़ाएंगे तो दोनों प्लेटों के बीच में क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि भी बराबर होता है E इंटू डी, सिंपल रिलेशन ऐसा समझिए, या E बराबर बोलते हैं V बाई डी। तो D तो दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है, ये तो फिक्स हो गया, तो V अगर बढ़ाइएगा तो E बढ़ेगा। E बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, मतलब दाईं ओर लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो रहा है उस पर बल दाईं ओर लग रहा है। अगर आप V का मान बढ़ाएंगे तो E का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा परिमाण में बल लगेगा। या ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था उसमें दाईं ओर जाने की प्रवृत्ति है, और क्षेत्र अगर बढ़ा देंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है सब पर बल लगेगा दाईं ओर। और एक समय ऐसा आ सकता है कि V का कोई ऐसा मान होगा, V को धीरे धीरे बढ़ाते गए, शुरू में V का मान कम रखें तो बहुत से इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, उसमें से अधिकांश इलेक्ट्रॉन दाईं ओर चलने लगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा अधिक होने के चलते ये क्षेत्र की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसे इधर टकरा गया या इधर टकरा गया, मतलब इस प्लेट पे नहीं पहुंच पाया। तो इस स्थिति में भी का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस प्लेट से उत्सर्जित सारा इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंचने लगे। जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा प्लेट ए पर। तो बोलेंगे कि इस स्थिति में अब इससे ज्यादा धारा इसमें संभव नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो सारा इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंचा ही दिए। उस स्थिति में जो परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, या इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो धारा होती है, या इसको प्रकाश वैद्युत धारा भी बोलते हैं, उस धारा का मान अधिकतम होता है, और उस धारा को ही बोलते हैं सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब ही होता है कि जितना यहाँ पर अवेलेबल था वो सारा का सारा आप यहाँ पहुंचा दिए, उससे ज्यादा आप यहाँ पहुंचाने का कोई बात नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, ये तो बात हुआ तब, सैचुरेशन करंट की स्थिति तब आएगी जब आप प्लेट ए को हायर पोटेंशियल पर रखिएगा और प्लेट सी को लोअर पोटेंशियल पर रखिएगा, मतलब ए को उच्च विभव पर और सी को निम्न विभव पर, तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब धारा का मान महत्तम हो जाएगा। अब आइए इसका एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं।
जिसमें प्लेट ए को लोअर पोटेंशियल पर रखें, निम्न विभव पर रखें, और प्लेट सी को हायर पोटेंशियल पर रखें। देखिए तो इस तरह से प्लेट सी को हायर पोटेंशियल पर और दूसरे प्लेट ए को लोअर पोटेंशियल पर रखें। इस स्थिति में क्षेत्र की दिशा तो उल्टा हो जाएगा। इधर उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है। क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में विभव का घटना मालूम रहता है। मतलब ऐसा समझिए कि क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। तो दो बिंदु ए और बी के बारे में अगर आप सोचते हो इस क्षेत्र में, दाईं ओर के क्षेत्र में, तो बी का विभव ए के विभव से कम होगा। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं भी ए बड़ा होगा किससे, भी बी से। तो सीधे एक लाइन में इस बात को ध्यान में रखिए कि क्षेत्र की दिशा में अगर आप चलेंगे तो विभव का मान घटेगा। तो यहाँ पर सी को हम लोग ज्यादा विभव पर रखे हैं और ए को कम विभव पर रखे हैं। तो विभव घट रहा है इस दिशा में, तो इसका मतलब यही क्षेत्र की दिशा हो गई। तो ये क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसा भी समझिए कि टर्मिनल उल्टा कर दिए, ध्रुव बदल दिए, उल्टा कर दिए, तो क्षेत्र की दिशा भी उल्टा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर क्या होगा। तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण है, इस पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। जो क्षेत्र है दाईं ओर, तो इस पर बल लगेगा किधर, बाईं ओर। मतलब अब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं है। कारण तो है वो उसको प्लेट सी की ओर ही रखता है, आगे नहीं बढ़ने देगा। क्या ठीक है। अब ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसकी ऊर्जा इतनी अधिक हो कि जो ऋणात्मक विभव लगाने पर भी प्लेट ए पर पहुंच जाए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस स्थिति में ऐसा करने से, मतलब प्लेट सी को उच्च विभव पर और प्लेट ए को निम्न विभव पर रखने से प्रकाश वैद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में, नगण्य समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ए प्लेट पर पहुंच पाए। उस स्थिति में अगर हम इस भी का मान और बढ़ाते बढ़ाते इसका मान एक निश्चित मान कहिए भी नॉट कर दें। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ऐसा अब ये कर रहे हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाला भी इलेक्ट्रॉन है उसको भी यहां से हम बाहर नहीं निकलने दें। इसका मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर नहीं पहुंचे, तब उसको रोकने के लिए हम लोग जो क्षेत्र लगाएं या जो यहाँ पर विभव लगाएं या इस दोनों के बीच जो विभवांतर लगाएं, इस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग वोल्टेज, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, नी वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। निरोधी विभव ये रोक देता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब स्टॉप करता है। किस चीज को स्टॉप करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, प्रकाश वैद्युत धारा को ये रोक देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये इधर जाने ही नहीं देता है। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का भी उत्सर्जन यहां से, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं होने देता है। तो विभव के ऐसे मान को बोलते हैं निरोधी विभव। इस स्थिति में प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटकर 0 हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन हो गया। सैचुरेशन करंट हमको तब मिलेगा जब संग्राहक प्लेट को हम लोग उच्च विभव पर रखेंगे, और निरोधी विभव का बात तब आएगा, मतलब प्रकाश वैद्युत। सैचुरेशन करंट का मतलब महत्तम धारा हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था सारा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा रहे थे। और उसका उल्टा सिचुएशन में क्या हुआ कि उस स्थिति में प्रकाश वैद्युत धारा का मान हो गया 0। उस स्थिति में जो विभव लगाते हैं इस दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दो सिचुएशन हुआ। अब देखिए दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ समझते हैं। तो ये ध्यान में एक बार और फिर बोल दें, इस बात को एक बार और सुनिए तो ध्यान में, मतलब बात ज्यादा समझ में आएगा। वही उतना ही बात बोलना है हमको फिर से। क्या है कि इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में एक कांच की नली लिए, इसमें दो प्लेट लगाएं, एक सी और एक ए। सी बोले उत्सर्जक, ये प्रकाश वैद्युत धातु है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है ये, जिस पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। और ये प्लेट, इस पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचने का बात है, तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ कैसे पता चलेगा हमको कि परिपथ पूरा हो गया? तो अमीटर में यहाँ पर विक्षेप होगा, अमीटर रीडिंग दिखाएगा कि हाँ धारा प्रवाहित हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर धारा नहीं दिख रहा है तो समझेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या किए कि इस प्लेट को रखे हम लोग शुरू में
इसको रखें निम्न विभव पर और इसको रखें उच्च विभव पर। तो क्या हुआ उच्च विभव पर रखने से कि यहाँ उच्च विभव था और यहाँ निम्न विभव था, तो क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर थी, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो दाईं ओर चलने लगा। हम लोग फिर क्या चाहें कि विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना मान कर दिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था वो सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहुंचा दे कहाँ पर, ए पर। उस स्थिति में इससे प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन से हम लोग संतृप्त धारा निकाल लेंगे। देखिए अगर n इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी से निकलता है, किसी पिंड से अगर निकल रहा है तो कितना आवेश प्रति सेकंड निकल रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो n इंटू ई। ध्यान दीजिए n इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बोलते हैं, तो इतना आवेश प्रति सेकंड, मतलब इसका मात्रक कर लिखते हैं तो कूलम प्रति सेकंड, तो कूलम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। तो अगर किसी प्रकाश वैद्युत धातु से n इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलता हो तो कितना धारा हो गया, तो I बराबर लिख सकते हैं n इंटू ई। खाली ध्यान देना है कि n क्या है, तो n है प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसका उल्टा सिचुएशन में C को रख दिए हायर पोटेंशियल पर और A को रख दिए लो पोटेंशियल पर। ऐसे समझिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ढकेलना चाहते हैं आगे की तरफ तो यहाँ माइनस लगा दें, तो माइनस के चलते ये ढकेल देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को इधर ही रखना चाहते हैं तो इसको हायर पोटेंशियल से जोड़ दिए, प्लस टर्मिनल से जोड़ दिए, जो इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं चलने दिया। तो इस स्थिति में जब उत्सर्जक को हम लोग उच्च विभव पर रखते हैं किसकी तुलना में, संग्राहक की तुलना में, तो प्लेटों के बीच में, प्लेटों कहने का मतलब इस दोनों के बीच में ऐसा क्षेत्र बनता है जिसकी दिशा उत्सर्जक से संग्राहक की ओर होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट होती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, बाईं ओर लगता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो धारा का मान हो जाएगा 0। इस स्थिति में जो प्लेटों के बीच में हम लोग विभव लगाते हैं इसको मंदक विभव भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये मंदित करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस मंदित विभव को या निगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं क्या चीज, निरोधी विभव। अब आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने के बाद फिर और थोड़ा बात इसमें समझेंगे। सबसे पहला सिचुएशन है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें धारा हो, प्रकाश वैद्युत धारा हो। प्रकाश वैद्युत धारा होने के लिए क्या करेंगे आप, कि संग्राहक प्लेट को आप उच्च विभव पर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसको खींच लेना है और यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, इसको लोअर पोटेंशियल पर रखें इस तरह से। हाँ, अभी देखिए ये उच्च विभव पर है कौन, तो ये A बोलते हैं और इसको C बोलते हैं। ये हो गया इमीटर मतलब उत्सर्जक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हम लोग क्षेत्र की दिशा, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है, क्षेत्र की दिशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब इधर। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उस पर दाईं ओर बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल, पहले भी ये बात हुआ था कि अगर दाईं ओर क्षेत्र है, यहाँ पर अगर धन आवेशित कण रखेंगे तो इस पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। कितना बल लगेगा, तो Q इंटू ई। और अगर ऋण आवेशित कण रखेंगे तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्यों लगेगा, सॉरी कितना लगेगा, तो Q इंटू ई। क्यों लगेगा, इसका कारण हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा और यहाँ सुनना है तो सुन लीजिए कि दाईं ओर क्षेत्र का एक उदाहरण दे रहे हैं कि दाईं ओर क्षेत्र कैसे बनता है। तो अगर इधर प्लस आवेश रख दें आप ढेर सा और इधर माइनस आवेश बहुत सा रख दें, तो इस दोनों के बीच में क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर की तरफ और माइनस की ओर, तो क्षेत्र बन गया दाईं ओर। अगर यहाँ पर अगर कोई आप प्लस आवेश रखते हैं तो आप खुद देख लीजिए, समझ जाएंगे कि ये किधर चलेगा। ये प्लस इसको विकर्षित करेगा और माइनस खींचेगा, मतलब दोनों बल एक ही दिशा में लगेगा। प्लस इस प्लस को ढकेलेगा और माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो ये दाएं ओर चलेगा। तो इसी आधार पर बोलते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋण आवेशित कण रखेंगे तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि किधर चलेगा। तो प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा और माइनस इसको ढकेलेगा। तो देखिए बात क्लियर हो गया कि धन आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में चलता है और ऋण आवेशित कण क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। चलिए, तो बात अब यहाँ हो रहा था कि A को हम लोग रखें उच्च विभव पर और C को रखें हम लोग निम्न विभव पर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करेगा, मतलब प्रकाश वैद्युत धारा होना शुरू होगा। नहीं लगाएंगे अगर सेल तब भी धारा होगा, लेकिन धारा का मान बहुत कम होगा। क्यों ऐसा,
कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर पहुंच सकता है, क्योंकि उधर उस समय इलेक्ट्रॉन के यहाँ पहुंचने का कोई कारण नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं लगा हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसी तरह से किसी तरह से पहुंच गया तो पहुंच गया, लेकिन हो सकता है धारा होगा। तो देखिए हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, मतलब इसका संबंध दिखा रहे हैं। हम लोग एक्स अक्ष पर विभव लगा रहे हैं, यही भी, इस दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको भी से नोट किए, और इधर जो मिलेगा वो है धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा कहने का मतलब कि प्रति सेकंड ए पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता रहेगा तो धारा का मान मिलेगा, नहीं रहेगा तो धारा का मान नहीं मिलेगा। तो शुरू में जब हम लोग कोई विभवांतर नहीं लगाए थे तब इसमें बहुत कम परिमाण में धारा प्रवाहित होगा। कहने का मतलब यहाँ ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होगा। आई भी का मान 0 रखने पे अगर आई का मान 0 रहता तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता। लेकिन अब यहाँ बात क्या है कि अगर आप सेल नहीं भी लगाएंगे तो बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, मतलब धारा का मान बहुत कम कुछ होगा, लेकिन होगा। अब अगर आप विभवांतर लगा दिए इस तरह से, पॉजिटिव विभव इसको बोलते हैं, मतलब ए का विभव सी की तुलना में उच्च है, इसको बोलेंगे धनात्मक विभव। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के दाईं ओर चलने का कारण मिल गया, मतलब हमको प्रकाश वैद्युत धारा मिलेगा। तो इसमें धारा का मान बढ़ता जाएगा। ऐसा कब तक होगा? तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है अगर सब यहाँ पहुंच जाए तो उससे ज्यादा धारा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र इलेक्ट्रॉन तो निकालता नहीं है। जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है ये सी, ये प्रकाश वैद्युत धातु जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देना है। तो भी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा मान ले आए कि यहाँ उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए कहाँ पे, ए पर। तो उस स्थिति में महत्तम धारा प्राप्त होगा, मतलब धारा का मान शुरू में तो बढ़ेगा लेकिन बाद में फिर धारा का मान अचर हो जाएगा। देखिए अब ग्राफ में हम लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं, ऊपर उठेंगे तब धारा का मान बढ़ेगा। तो कुछ समय के बाद धारा का मान अचर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे महत्तम धारा है, या यही है संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट। इसके बाद तो एक ग्राफ का एक पार्ट हो गया। अब ए का विभव को हम लोग सी की तुलना में ऋणात्मक रखते हैं, मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। जो प्लस था उसको माइनस कर दें और जो माइनस था उसको प्लस कर दें, मतलब इस तरह से। देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब क्षेत्र की दिशा तो उल्टा हो गया, ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर बल बाईं ओर लगा तो अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाने लगेगा। तो भी का मान शुरू में कम रखें, तब क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था उसमें इलेक्ट्रॉन पर उल्टा बल लगने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच पाएगा या बहुत कम संख्या में पहुंच पाएगा, तो धारा का मान घटने लगेगा। और घटते घटते देखिए हम लोग बाईं ओर आ गए, तो बाईं ओर आने को दिखा रहे हैं कि ए का विभव सी की तुलना में कम है, तो इसी को बोलते हैं ऋणात्मक विभव या मंदक विभव। तो भी बाईं ओर आ रहे हैं, तो भी का मान बाईं ओर बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब प्रकाश वैद्युत धारा का मान घट के 0 हो जाए। देखिए नीचे उतर रहे हैं ग्राफ में, तो जब हम लोग इस एक्स अक्ष को कट कर देंगे तो यहाँ पर इस बिंदु के लिए भी का मान तो माइनस में कुछ होगा जिसको हम लोग निरोधी विभव बोलेंगे, और धारा का मान घट के हो गया 0। ये एक्स एक्सिस पर हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर धारा का मान हो गया 0। इस स्थिति में जो भी का मान होता है विपरीत दिशा में जो मंदक विभव लगाएं, मंदक का मतलब आप समझ गए होंगे कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस। तो विपरीत दिशा में मतलब ए का विभव सी की तुलना में ऋणात्मक रखें, कम रखें। तो ये विभव ऐसा, भी का ऐसा मान जिसके लिए धारा का मान घट के 0 हो जाए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है। ये ग्राफ से हम लोग ये फिगर में देखें। अब जरा इसमें एक दो बात और समझना है। क्या समझना है वो देखिए। प्रकाश या विकिरण के बारे में जो बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को समझिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब हो गया कि धातु के सतह पर पड़ने वाले, प्रति सेकंड पड़ने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि तीव्रता या इंटेंसिटी शब्द का मतलब ही है कि तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि तीव्रता अगर आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि आप इस सतह पर ज्यादा संख्या में फोटोन को डाल रहे हैं।
ज्यादा संख्या में फोटोन आएगा तो क्या होगा कि ज्यादा संख्या में धातु की सतह पर का इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को ग्रहण करेगा, मतलब ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान अधिक होगा। फिर से इस बात को सुनते हैं। विकिरण की तीव्रता का अर्थ है, तीव्रता का अर्थ है कि प्रकाश के चलने के लंबवत दिशा में प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा रहती है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। उस बात को भी रहने दीजिए, आप ऐसे समझिए कि तीव्रता बढ़ने का मतलब यही समझना है कि ज्यादा संख्या में फोटोन का आना, मतलब तीव्रता बढ़ने का मतलब फोटोन की संख्या का बढ़ना, फोटोन की संख्या का बढ़ना तीव्रता बढ़ने का मतलब है। तो अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धातु की सतह पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। फोटोनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि ये धातु का सतह है, इस पर तो ढेर सा इलेक्ट्रॉन होगा। शुरू में मान लीजिए कि 5 ही फोटोन आ रहा था, तो ये 5 फोटोन मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो 5 के जगह पर अगर ये 25 फोटोन आने लगेगा या 20 फोटोन आने लगेगा तो इससे ज्यादा संख्या में ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में ना इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ग्रहण करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो उससे ज्यादा संख्या में फोटोन धातु की सतह पर पड़ते हैं, जिससे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। तो बोलते हैं कि संतृप्त धारा का मान बढ़ जाएगा। एक और बात है प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने का। अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। E बराबर h इंटू न्यू होता है। आवृत्ति बढ़ाइएगा तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी और तीव्रता बढ़ाने से क्या हुआ, फोटोन की संख्या बढ़ गई। तीव्रता बढ़ाने से ये हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गया, फोटोन की संख्या बढ़ गई, फोटोन की संख्या। यही दो बात का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कि तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि फोटोन की संख्या बढ़ना, आवृत्ति बढ़ाने का मतलब है, विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने का मतलब है कि फोटोन की ऊर्जा बढ़ना। देखिए, अगर आप प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कि पहले फोटोन अपने साथ 100 जूल ऊर्जा लाता था, जो E हो गया। 20 जूल खर्च हो गया किसमें, तो कार्यफलन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकलने में, धातु के आकर्षण से मुक्त होने में। तो 80 जूल ऊर्जा अभी इसके पास है गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करने के लिए, गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर, गतिज ऊर्जा लेकर के बाहर निकलने में। अगर आप आवृत्ति बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो 100 के जगह पर हो गया कितना, मान लेते हैं 200 जूल। आवृत्ति दुगना कर दिए तो फोटोन की ऊर्जा दुगनी। अब देखिए, धातु तो वही अगर रखें तो कार्यफलन तो उसका वही रह जाएगा, वर्क फंक्शन तो 20 जूल ही रह जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में 20 जूल ही खर्च होना है। तो अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 200 में से 20 चला गया तो ये 180 जूल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब समझना क्या है वो देखिए कि अगर आप आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो इससे फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से क्या हो गया, E बराबर 5 प्लस kmax जो था उसमें अगर आप E बढ़ाएंगे तो ये kmax बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, तो जरा देखिए। अब यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं निरोधी विभव का फॉर्मूला का। इस सिचुएशन में जिसमें हम लोग ऋणात्मक विभव लगाते थे, उसमें क्या करते थे कि हम लोग A को रखते थे हम लोग लोअर पोटेंशियल पर और C को रखते थे उच्च विभव पर। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। और यहाँ जो विभव लगाएं जिससे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिल्कुल रुक गया,
तो उस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव, जो यहाँ बात हो रहा था। अब सुनिए कि इस दोनों के बीच विभव लगा दिए कितना, V0। तो मंदक विभव के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ कितनी लिख सकते हैं, तो जरा सुनिए, अगर Q आवेश को V वोल्ट से आप त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की या Q आवेश की ऊर्जा कितनी होती है, तो ऊर्जा बराबर लिख सकते हैं आवेश गुना विभवांतर Q इंटू V। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप विपरीत दिशा में यहाँ E लगाते हैं, जैसा ये फिगर है उस हिसाब से आप क्षेत्र लगाए थे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्षेत्र की दिशा में चलने से विभव का मान घटता है, तो आप क्षेत्र इधर लगाएं। इस क्षेत्र के चलते या इस विभव के चलते जो क्षेत्र हुआ, जिस विभव का मान हम लोग V0 बोले, इस V0 के चलते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखिए ये मंदक विभव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोक सकने की ऊर्जा कितनी हुई, तो आवेश गुना विभवांतर E इंटू V0, ये ऊर्जा हो गई। इस ऊर्जा का उपयोग करके आप क्या करेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो Kmax है, महत्तम गतिज ऊर्जा तो Kmax ही है। तो अगर आप eV0 का मान Kmax के बराबर कर दें, तो आपने सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने से रोक दिया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि E इंटू V0 बराबर किसके, Kmax के, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमको फॉर्मूला मिला। और इससे हम ये बता सकते हैं कि Kmax के जगह पर हम E इंटू V0 का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ जो बात हो रहा था कि आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है, तो आवृत्ति को बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। तो E बराबर 5 प्लस Kmax में जरा देखिए, E अगर बढ़ा देंगे, 5 तो वही रहना है, कांस्टेंट रहना है, अगर E बढ़ा देंगे तो Kmax का मान बढ़ जाएगा। ऐसे देखिए इस फॉर्मूला को इस तरह से कि Kmax बराबर E माइनस 5 का मान फिक्स है, ये नहीं बदल रहा है। आप E को बढ़ा रहे हैं तो Kmax बढ़ता जाएगा। एक उदाहरण देख लीजिए, ये 100 है, ये 20 है, तो आंसर कितना है, तो 80 जूल है गतिज ऊर्जा का मान। अब फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दिए, कितना कर दिए, 150। कैसे कर दिए 150, तो आवृत्ति को बढ़ा दिए। अब कार्यफलन तो वही रह गया 20, तो ये कितना हो गया, 130 जूल। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप फोटोन की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ता है तो निरोधी विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि Kmax बराबर किसके है, तो E इंटू V0 के। तो अगर आप फोटोन की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उसके साथ साथ निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। ग्राफ में अब 2 पार्ट हम ऐड कर रहे हैं, वो देखिए कौन सा 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये है कि इस ग्राफ को प्रकाश वैद्युत धारा और प्लेटों के बीच जो विभवांतर लगाए हैं या विभव लगाए हैं, उसके बीच के ग्राफ के लिए 2 भाग। एक भाग है जिसमें हम लोग आवृत्ति के मान को चेंज करेंगे, आवृत्ति के मान को बदल के रखेंगे और देखेंगे कि इससे निरोधी विभव पर क्या फर्क पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि आवृत्ति का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और Kmax का मान किसके बराबर, तो Kmax का फॉर्मूला हो गया था कि एक तो हाफ mv² था, और अभी देखें निरोधी विभव में कि आवेश गुना विभवांतर E इंटू V0। तो अगर Kmax बढ़ता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि निरोधी विभव बढ़ता है। तो समझिए कि आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती है। फोटोन की संख्या तब बढ़ती है जब हम लोग तीव्रता बढ़ाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग आवृत्ति बढ़ाएंगे तो संतृप्त धारा तो वही रहेगा, क्योंकि हम लोग आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग आवृत्ति के लिए अगर ग्राफ कहिएगा बनाने के लिए, ग्राफ अगर खींचा जाए तो क्या होगा कि नेक्स्ट ग्राफ के लिए निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये न्यू आवृत्ति के लिए है, अगर कोई अगला आवृत्ति न्यू1 खींच दें तो इसमें निरोधी विभव बढ़ जाएगा, लेकिन संतृप्त धारा वही रहेगी। देखिए फिर और आवृत्ति बढ़ाएंगे, जितना आवृत्ति बढ़ाएंगे निरोधी विभव का मान बढ़ता जाएगा, और संतृप्त धारा वही रहेगा। संतृप्त धारा तभी बढ़ेगा जब आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे। अब उसका ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ क्या शो किया, ये शो किया कि आपने अलग अलग आवृत्ति को दिया है,
ये आवृत्ति मान लीजिए न्यू1 के लिए है, ये न्यू2 के लिए है और न्यू3 के लिए। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि न्यू3 के लिए निरोधी विभव का मान सबसे ज्यादा है, इसका मतलब न्यू3 सबसे ज्यादा होगा न्यू2 और न्यू1 से। और इस सब के लिए क्या है, तो इसके लिए इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कैसा है, तो तीव्रता हम लोग अचर रखे हैं, तीव्रता अचर रखें, इसीलिए संतृप्त धारा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी ग्राफ को फिर से देखें जिसमें अब हम लोग अलग अलग इंटेंसिटी लिखते हैं, लेकिन इस बार आवृत्ति को फिक्स रखते हैं। आवृत्ति को अचर रखें, फोटोन की ऊर्जा अचर रह गई, इसका मतलब महत्तम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा अचर रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा। तो एक बेसिक ग्राफ तो पहले ये हो गया। इधर क्या दिखाएं, तो प्रकाश वैद्युत धारा, और इधर क्या दिखाएं, तो ये दिखाएं हम लोग प्लेटों के बीच का विभव। बाईं ओर क्या होता है, तो ये निरोधी विभव, यहां से यहां तक का जो मान होगा वो V0 हो गया। अब ये बात हम लोग कर रहे हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, तो आवृत्ति को हम लोग अचर रखे हैं और बढ़ा क्या रहे हैं, तो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, तीव्रता बढ़ा रहे हैं। तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या सुने थे कि ज्यादा संख्या में फोटोन आएगा, ज्यादा संख्या में फोटोन आएगा तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ गया। तो इस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो यहाँ से तो सेम ही पार्ट होगा और यह निरोधी विभव वही रहेगा। सिर्फ देखिए क्या होगा कि इसमें ये सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। ग्राफ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये राइट साइड होना चाहिए। फिर से बनाते हैं इसको, है वही लेकिन फॉर्मेट वही है। देखिए ऐसे, दूसरा ग्राफ के लिए भी ऐसे और तीसरा पार्ट के लिए भी ऐसे। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी हो गया, ये I3, ये I2 और ये I1। देखिए ये है सैचुरेशन करंट, बढ़ गया सैचुरेशन करंट। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी या तीव्रता का मान बढ़ाया था। इधर प्रकाश वैद्युत धारा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इंटेंसिटी है और ये प्रकाश वैद्युत धारा है, और जो ये बोल रहे हैं वो यही है। और यहाँ पर लिखे हम लोग क्या कि प्लेटों के बीच का विभव, ये है धनात्मक विभव हुए हैं, ये है V, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है V0। तो इस स्थिति में कि जब आवृत्ति को अचर रखें और तीव्रता को चेंज करते जाएं तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। अब इसके साथ एक और ग्राफ है, जरा वो देखेंगे। वो ग्राफ है जिसका उपयोग करके प्लांक कांस्टेंट का मान निकाला जा सकता है। वो देखिए ग्राफ, आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या कहता है। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहता है E बराबर फाई प्लस के मैक्स, और अभी आपने देखा कि के मैक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E इंटू V0, जहां V0 क्या है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। E के जगह पे लिख सकते हैं फोटोन की ऊर्जा है H इंटू न्यू बराबर फाई, के मैक्स के जगह पे लिख सकते हैं E इंटू V0। अब हम E V0 बराबर मतलब V0 और आवृत्ति के बीच में ग्राफ दिखाना चाहते हैं, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। E V0 बराबर हम लोग लिख सकते हैं H न्यू माइनस फाई के, या V0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, E को इस साइड ले आइए तो H बाई E इंटू न्यू माइनस फाई बाई E। देखिए कुछ इसमें बात नहीं है, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है कि धातु की सतह पर जब फोटोन पड़ा तो फोटोन अपने साथ जो ऊर्जा लाया था वो ऊर्जा था E। इस ऊर्जा का दो तरीका से उपयोग हुआ। क्या क्या हुआ, ऊर्जा के एक भाग से इलेक्ट्रॉन जो धातु के सतह पर था वो धातु के आकर्षण से बंधा हुआ था, तो ऊर्जा का एक भाग ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया कि फोटोन के ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब उस ऊर्जा के एक भाग से इलेक्ट्रॉन अपने आप को धातु के आकर्षण से मुक्त कर लिया। उसमें कितना ऊर्जा खर्च हुआ, तो वो फाई। अब इसके पास जो बचा हुआ ऊर्जा है वो ऊर्जा किस रूप में मिलता है, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको गतिज ऊर्जा होगी, वही गतिज ऊर्जा के रूप में दिखता है। तो हो गया E बराबर फाई प्लस के मैक्स। E के जगह पे लिख दिए फोटोन की ऊर्जा H इंटू न्यू बराबर फाई प्लस के मैक्स के जगह पे लिख दिए E इंटू V0। E V0 को हम लोग LHS में ले आए या एक साइड रहने दिए तो ये हो गया H न्यू और माइनस फाइव। अब एक तरफ V0 को रख रहे हैं तो E को इधर ले गए तो E दोनों से डिवाइड हो गया तो H बाई E इंटू न्यू माइनस फाइव बाई E।
देखिए इसको, ये ग्राफ आप मैथ में ऐसा देखे होंगे, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx माइनस सी। हमको ग्राफ खींचना था v0 के बीच में और न्यू के बीच में। तो ये y हो गया, ये m के जगह पर हो गया h बाई ई, m को स्लोप बोलते हैं, tan थीटा ग्राफ का ढाल, और ये c हो गया इंटरसेप्ट, फाई बाई ई। इंटरसेप्ट निगेटिव है यहाँ पर, देखिए mx प्लस c होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए c निगेटिव है, मतलब कहने का ये कि y बराबर mx माइनस c का जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ इस तरह से होना चाहिए। c निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये y है और ये x है। अब आइए ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग इस ग्राफ पर फिट करते हैं। y के जगह पर क्या लिख दें, तो y के जगह पर लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये v0 हो गया, y का काम खत्म हो गया। x के जगह पर क्या लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति लिखते हैं। आइए स्लोप क्या होता है पहचानते हैं इसमें। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो थीटा है, इसी का tan जो होता है वही m है। ये tan थीटा इज इक्वल टू m है, ये स्लोप है, और स्लोप कितना है, तो h बाई ई है। मतलब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाई ई। और c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर जरा देखिए ये है फाई बाई ई, यही इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड इसी को बोलते हैं। ये जो लाइन है निगेटिव c है, नीचे y एक्स पर निगेटिव की तरफ जो कटा है वो हो गया c। c के जगह पे कितना है, तो फाई बाई ई है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ हुआ वो इस तरह से हुआ। अब कहेगा कि इस ग्राफ का अगर आपको थीटा बता देगा, तो थीटा बता देगा तो आप tan थीटा निकाल लेंगे। E का वैल्यू आप जानते हैं, तो इससे h का मान निकाला जा सकता है कि प्लांक कांस्टेंट का मान इससे निकाला गया, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया और इस फॉर्मूला का यूज करके h का मान बिल्कुल सही सही प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक बात और देखने का है इस ग्राफ में, जरा वो देखिए। इसमें हम लोग देखिए ये ग्राफ यहाँ ऑरिजिन से नहीं चल सकता था, क्योंकि अगर ये ऑरिजिन से आता, यहाँ से आता, तो ये फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 0 हो जाता। तो ये जो सेक्शन दिखाता है वो क्या दिखाता है, तो आवृत्ति का वह मान है जिसके बाद ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट करता है। ये है क्या, जरा वो पहचानते हैं। देखिए तो ये थीटा, तो हम पहचानने जा रहे हैं कि ये वाला सेक्शन, ये तो पहचान गए कि ये क्या है, ये सेक्शन क्या है वो पहचानते हैं। ये थीटा, तो ये थीटा, अब ये थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू ये y बटा x लिख सकते हैं। तो उस ट्रायंगल के लिए जो बना हुआ है उसको हम यहाँ बना रहे हैं, जरा देखिए ऐसे है और ऐसे है। ये ट्रायंगल जो यहाँ बना हुआ है ये, इसी को हम यहाँ बना रहे हैं। इसकी लंबाई है फाई बाई ई, और ये हम नहीं जानते कि क्या है, मान लेते हैं x है ये, और ये एंगल है थीटा। tan थीटा हमको मालूम है h बाई ई है। इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई बाई ई बाई एक्स। tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, h बाई ई। h बाई ई इज इक्वल टू फाई बाई ई इंटू एक्स। देखिए x का मान क्या आया, e कैंसिल कर दें तो x का मान आया फाई बाई h। फाई क्या होता है, कार्यफलन। कार्यफलन का फॉर्मूला कल आप पढ़े थे कि फाई का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू h इंटू न्यू जीरो, या फाई इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा जीरो, जिसमें न्यू जीरो को बोलते हैं देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई के जगह पर हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू जीरो बाई h, कैंसिल हो गया। देखिए वो x क्या था, x था हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस ग्राफ में ये वाला पार्ट जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो ये ग्राफ हो गया किसके किसके बीच में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवृत्ति के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा। इस ग्राफ के ढाल से क्या मिलेगा, स्लोप से मिलेगा हमको h बाई ई, इंटरसेप्ट होता है फाई बाई ई, और x एक्सिस पर ग्राफ जहां काटता है वो डिस्टेंस क्या हुआ, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या देहली आवृत्ति है। इससे हम लोग देहली आवृत्ति निकाल सकते हैं। आवृत्ति निकल गया तो तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं। एक और है बात जो बोले थे इसके पहले कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है
कि धातु के सतह पर ज्यादा संख्या में फोटोन आते हैं, मतलब प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि अगर आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो अगर आप इधर इंटेंसिटी लिख दें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर प्रकाश वैद्युत धारा लिख दें, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख रहे हैं, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा। तो इस दोनों के बीच का ग्राफ ऑरिजिन से क्रॉस करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा, जो ये बताता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो अब प्रकाश वैद्युत धारा में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दो बात अभी जो लास्ट में हम लोग देखे हैं आवृत्ति के लिए और तीव्रता के लिए, वो समझना है। एक बार खाली सुन लीजिए, सब समझाया हुआ हो गया। अब खाली सुनना यह है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा? तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तीव्रता बढ़ाते हैं तो धातु की सतह पर प्रति सेकंड पड़ने वाले फोटोन की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा, किंतु इससे ना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, ये बढ़ेगा नहीं, लिखे हैं बढ़ेगा नहीं। पहला बात ये। दूसरा बात ये कि अगर आप प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा? फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, इससे धारा का मान नहीं बढ़ेगा। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। एक बार और सुनिए इसको कि अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा कि धातु की सतह पर ज्यादा संख्या में फोटोन्स गिरेंगे, जिससे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, जिससे धारा का मान बढ़ेगा। किंतु धारा का मान बढ़ने से ना इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ेगा, ना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और सेकंड पार्ट क्या कि अगर आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। इसके बाद फोटोन का गुण है और फिर डेविसन जर्मर प्रयोग है।